हमारी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, ये हमें बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। डिलिबरेटली डाइल्यूट करके, डिस्टॉर्ट करके हम ठीक कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। 25 या 30 हजार रुपए में वो किस तरह पाल रहे हैं अपने बच्चों को, वो बिल्कुल मर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दीगर ममालिक में भी मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैंने जो एक सिलसिला शुरू किया है इंटरव्यूज़ करने का, वो इसलिए किया है कि हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पाकिस्तान के जो आम शहरी है उसको एजुकेट करे, उसको अवेयर करे कि मसला असल में है क्या। मेरी तो एक राय हो सकती है सियासी, लेकिन जो ख़ास हमारे मसले हैं, ख़ास तौर पे मईशत के, इक़्तिसाद के, अदलिया के, उसके लिए मैं स्पेशलिस्ट ढूंढता हूँ, बड़ी मुश्किलों से ढूंढता हूँ, बड़े हीरे जिस तरह खोजी होता है निकाल के लाता हूँ। आज मैं एक ऐसा हीरा लेके आया हूँ जो मैं पहले भी आपके पास लेके आया हूँ, लेकिन उस वक्त शायद आप लोगों में इतना शऊर नहीं था कि पाकिस्तान के हालात कितने हैं, खराब हैं, तो उतनी उनको देखा नहीं गया। मेरे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुहेल जहांगीर मलिक साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। साहब, डॉक्टर साहब का एक जो बहुत तोरा इम्तियाज है, वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में, ये वर्ल्ड बैंक के उन बहुत बड़े सीनियर पॉलिसी मेकर और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट में शामिल होते हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की कभी नौकरी नहीं ली, और इनको बड़ी ऑफर्स होती हैं लेकिन उन्होंने नहीं ली। ये दुनिया में देही माइशत के, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के चोटी के एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। बड़ी इनकी ज़बरदस्त किताब है, वो किताब भी आप जब हम बात करेंगे उसकी आप इमेज देखेंगे। और इन्होंने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम किया है, वॉशिंगटन में इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया है। ये बहुत ज़्यादा इन्होंने मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सब चंद ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी बेपनाह किताबें हैं और आर्टिकल्स इनके पब्लिश हुए हैं। ख़ास तौर पे इनका तौर इम्तियाज़ एक और है कि इन्होंने गुर्बत मिटाना, गुर्बत हटाना, गुर्बत से माशरे को निकालने के ऊपर बहुत काम किया है। और एक इनकी जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जहाँ पर लोग जाके हुकूमत की नौकरी करते या बड़ी बड़ी कंसल्टिंग करते थे, हालांकि इनकी भी अपनी कंसल्टिंग कंपनी थी, इन्होंने जाके देही इलाकों में जो यूनिवर्सिटी थी वहां जाके पढ़ाया, फैसलाबाद में, सरगोदा में, मेरा ख्याल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में भी। और वहाँ इनका इनका जो एक्चुअल फोकस था वो वहां की यूथ थी, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में आते थे, कि तुम इसी इलाके में से हो, यहां से ही पढ़ लिख के और अपने इलाके में जाओ और हालात ठीक करो। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप प्लीज हमें बताएं कि हमारी जो मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है ये क्यों हुआ, और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बहुत ही अहम सवाल है, और इसको जितना जल्दी समझा जाए और जितनी आप इसकी डिसेमिनेट कर सकते हैं इसके बारे में, अपने जो आपको देखते हैं लोग उनको, फिर उनसे कह के आगे। हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं इस वक्त, और ये अभी से नहीं, बहुत अरसे से चले आ रहे हैं उसी तरह से। हमारी जो डिबेट है वो टोटली अगर आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर हो रही है, और ये कि वो पैसे मिल जाएंगे और फिर कुछ और ममालिक से पैसे मिल जाएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आप एक एस्पिरिन दे दें एक ऐसे मरीज को जिसको बहुत ही सीरियस सर्जरी की ज़रूरत है, और वो कंडीशन एग्रीवेट होती जा रही है। और ये जो हम कर्जा और ये मांग रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक गुब्बारा हो जिसमें कि कई सोर्सेस से हवा भरी जा रही है, और उसको आप एक एंड पे जब दबाते हैं तो वो बलून करके आगे चला जाता है। हम सिर्फ स्टैटिक चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जबकि ये इकोनॉमी और इसके मामलात और ओवरऑल जो सिस्टम है वो बहुत ही डायनामिक है। तो आज जो आप कह रहे हैं कि जी आईएमएफ से मदद मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो सिर्फ इन जो मुश्किलात हैं इनको और ज्यादा एग्रीवेट करके आगे पहुंचा देगा।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो आईएमएफ कह रही है वो करने की जरूरत नहीं है, ये हमें बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। और इसके बारे में बार बार डिस्कशन होती रही है। आपके साथ भी मैंने 3-4 साल पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक सीरीज की थी, और उसमें भी उस वक्त ये डिस्कशन उस वक्त भी चल रही थी। और इसका जो इसके जो फर्क फर्क पहलू थे वो मैंने उस वक्त भी आपके सामने पेश किए थे। जो ये जो प्रोग्राम है आईएमएफ का, वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पे फोकस करता है। और उसके एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक मैसिव डेप्रिसिएशन, एक इंटरेस्ट रेट को जो है वो जब एडजस्ट करते हैं तो वो इंक्रीज होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, एनर्जी प्राइस की एडजस्टमेंट, और ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिनके बारे में वो बात करते हैं, इसमें बहुत से पैरास्टेटल्स और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको प्राइवेटाइज करना या बंद करने की जरूरत है। तो ये सब के सब मिलके आपको आपका जो वो डेफिसिट जो आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको तो एड्रेस कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ के आपके सामने आएंगी और वो एक्सेलरेट करती जाएंगी, क्योंकि जो बुनियादी इश्यूज हैं वो सेटल नहीं हुए। और इसके साथ होगा क्या कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जब आप अग्रेसिवली परसू करते हैं तो डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। हमारी डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। जब डिमांड कॉन्ट्रैक्ट करती है, आउटपुट और कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। अगले राउंड में आप ये देखिए कि एक तरफ से जब वो आपने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया, 16% अगर कर दिया, तो आपको कम से कम 20% रिटर्न चाहिए अगर आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी इंडस्ट्री में। तो वो सब इंडस्ट्रीज फिर बंद होनी शुरू हो जाएंगी, और अगर नहीं होंगी तो आप उनको फिर सब्सिडीज देंगे और फिर और डिस्टॉर्ट करेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी तरह से ये जो कीमतों का जो इंक्रीज है ये भी स्टैटिक नहीं होता। कोई भी इस तरह की इंक्रीमेंट जो है वो सिस्टम के थ्रू सीक्वेंशियली जो है वो इम्पैक्ट करती है, एंड इट कीप्स इट्स इम्पैक्ट keeps coming in different stages। वो 1, 2, 3 साल तक आज की ली हुई डिसीजंस का इम्पैक्ट चलता है, उस वक्त तक हालात और बुरे हो जाते हैं। तो आपकी जो करंट डिबेट है पाकिस्तान में, इसमें कोई भी उन बुनियादी चीजों की बात नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये सब जो मसाइल हैं ये हर दफा आते हैं। 22 प्रोग्राम 23 प्रोग्राम अब सोच रहे हैं। आपके जो इंपोर्ट्स हैं जिस पे आप इतना रिलाई करते हैं फॉर सेवरल रीजंस, वो इन इलास्टिक हैं। आपको पेट्रोलियम जो है वो चाहिए, आपको बाकी जो है जो आपके इंपोर्टेबल्स हैं दे आर इन इलास्टिक, विच मीन्स उनकी कीमत बढ़ भी जाए तो आपका जो करंट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें उनकी जरूरत रहती है। और ऑन द अदर हैंड आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नॉन कम्पिटिटिव हैं, और वो बेसिकली जो हैं वो लो वैल्यू एडिशन वाले एक्सपोर्ट्स हैं, एंड देर ऑल सब्सिडाइज्ड, हैव बीन सब्सिडाइज्ड फॉर डेकेड्स। हमने इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट के ऊपर अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उसको अभी तक जो है हम सब्सिडाइज करते जा रहे हैं। जो हमारी ये डेट पेमेंट्स हैं ये बढ़ती जाती हैं, जब बढ़ती जाती हैं आपको और डिवैल्यूएशंस चाहिए होती हैं। आपकी इन्फ्लेशन जब बढ़ती है, एक रूल ऑफ द थंब है इकोनॉमिक्स में कि अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 25% है या 30% है, आपके जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है उसका अगर 5% है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर 25% out of sync. So you have to then basically revalue your currency to get it aligned. And by that time, given your rate of interest, as I mentioned, क्योंकि वो इन्फ्लेशन भी आ रही है, इन्हीं प्रोसेसेस से इनकम्स भी रिड्यूस हो रही हैं, डिमांड भी हो रही है, उसके साथ साथ आपको करेंसी को भी कॉन्स्टेंटली वो डायनामिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं। ये हार्श रियलिटीज हैं इकोनॉमिक्स की,
और इनको पॉलिटिकल जार्गन में छुपाया जाता है। वो हर एक जो आता है कहता है हम ठीक कर लेंगे 2 दिन में, 4 दिन में। ये चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो सकती। तो आप मैं इधर जब एक जी छोटा सा समरी लूं सर भाई, कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं एक आदमी में कि जब आप ये सारी चीजें लेते हैं, इससे लोगों की जो खरीद की डिमांड, जो ख्वाहिश होती है खरीदने की, वो कम हो जाती है। और हाँ, जब वो कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो बनाने वाला है उसकी उस वो भी ज्यादा नहीं अब बनाता। और इसका मतलब ये है कि जब वो ज्यादा नहीं बनाता तो उसके पास जो लोग काम करते हैं, फिर उनको वो उसको फारिग करता है। जब वो उनको फारिग करता है तो बेरोजगारी होती है। और ये विशस एक साइकिल है कि डिमांड कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई, तो ये हम डूबते जाएंगे, नीचे गहरे होते जाएंगे जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं होंगे। ये बेसिकली आप कह रहे वो उसकी वजह ये है कि उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो ऐसी है कि उसको पर फोर्स जो है कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, या फिर आपको उसे सब्सिडाइज करना पड़ता है जो हुकूमती पॉलिसी से आप कर रहे थे। और आप अपनी जो एक्सचेंज रेट है उसको ओवर वैल्यूड ओवर टाइम इसलिए भी रखते रहे कि आपकी 60-70% जो रेवेन्यूज हैं गवर्नमेंट के, वो इंपोर्ट ड्यूटी से आते हैं। हैं। आपका जो निजाम है टैक्सेशन का वो ऐसा है, या फिर जो फिक्स्ड इनकम अर्नर्स हैं उनसे आप टैक्स लेते हैं। तो देर आर सो मेनी ऑफ दीज डिफरेंट थ्रेड्स, एंड देर इज नो सिस्टमैटिक एफर्ट टू इनको सब चीजों को एक सिस्टम्स अप्रोच में देखा जाए। जो तो क्या करें सोहेल साहब, क्या करें? आसान, इसका आसान तरीका ये है कि हर एक शोबा जो है वो एक साइलो बन के काम कर रहा है। जो जो गवर्नमेंट वाले हैं वो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो उनकी आमदनी बढ़ती रहे, अखराजात पे वो कंट्रोल करते नहीं है। आमदनी को बढ़ाने के लिए उनको इंपोर्ट ड्यूटीज चाहिए, इसलिए वो एक्सचेंज रेट को दबा के रखते हैं। एक्सचेंज रेट को कई दहाइयों से दबा के रखा हुआ है, इट्स नॉट टुडे। और इसके ऊपर कई सालों से जो है बहुत से लोग बात करते रहे, लेकिन कभी भी एक डिबेट नहीं हुई, एक नेशनल डिबेट नहीं हुई। और लोगों को आमतौर पे इन चीजों के बारे में बताया नहीं जाता कि ये कैसे लिंक्ड हैं, और किस तरह वो जो इनएफिशिएंसीज जिनको पाल रहे हैं उसकी वजह से ये मामलात इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, विद द रिजल्ट के जब आप ये कर्जे ले आते हैं बाहर से, वो लोगों के हाथ में आके लोग फिर उस पे ऐसे एक्सपेंडिचर्स करने शुरू कर देते हैं, और आदत पड़ जाती है कि वो जब वो नहीं कर सकते तो फिर तकलीफ होती है। जो बिजली की कीमत है फॉर एग्जांपल, वो हेविली सब्सिडाइज की, और उसको मैं ये नहीं कहता कि सब्सिडाइज करना बुरा है, लेकिन तरीके हैं जिससे कि आप सब्सिडाइज करें उस शोबे को जिसको जरूरत है मदद की, और आप उसका भार डालें उन शोबों पे जहां पे के कैपेसिटी है टू पे। वो हम करते नहीं हैं, और वो इसलिए नहीं करते कि इसके पीछे देर इज ए नाउ a completely dysfunctional system of governance, accountability। और उसके साथ साथ फिर आप ये भी देख लें कि वॉइस जो है पॉपुलर वॉइस, वो भी इन्फॉर्म्ड नहीं है। उनका उनका जो सारा रुझान है, उनको उम्मीद उनकी ये है कि कल को कोई आ जाएगा और फिर सब ठीक होने लग जाएगा। और जो उनको वादे किए जाते हैं वो भी ये कि तो उनकी गलती थी, हमारी गलती थी, किसी और की। मसला ये है कि वो पूरे का पूरा सिस्टम ही अब बिल्कुल डिके कर गया है, और उसको बहुत जल्दी ठीक करने की जरूरत है। अगर आप मुझे 5 मिनट दें, या 5 मिनट भी 2 मिनट दें, मैं इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं कि ये क्या वजह क्या है कि हम इस जी जगह जी तक। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। उसके बाद फिर वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जो ज्यादा फंडामेंटल चीजें हैं। जी तो जो सबसे जो बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट ही था ना वो पाकिस्तान का, देयर वाज दिस बिल्कुल इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड पावर।
वो सिर्फ फ्यूडल स्ट्रक्चर नहीं था, और भी जो इंस्टीट्यूशनल भी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा आ गई। मैसेज जो उनसे थे वो उनके साथ बहुत डिस्पैरिटी थी, लोगों में डिस्पैरिटी थी, अक्रॉस जेंडर डिस्पैरिटी थी, रीजन्स में डिस्पैरिटी थी। उसके साथ फिर पॉपुलेशन ग्रोथ टोटली जो है ना बेकाबू। अनबिलीवेबल। आप ये देखें कि जब हम सेपरेट हुए तो ईस्ट पाकिस्तान की हमसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, और इस वक्त उन लोगों ने और हमने उनका कितना मजाक भी बनाया इसके, उनकी ना सिर्फ इकोनॉमी हमसे बहुत बेहतर है, उनकी पॉपुलेशन हमसे 50 करोड़ शायद कम है। जी, दिस इज ओवर जस्ट सिंस 1971। 50 करोड़ नहीं जी, 50 मिलियन, 5 मिलियन, करोड़ सॉरी यार, 200 बिलियन। एंड हाँ 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 बिल्कुल आप जी ठीक कह रहे हैं। जी सो ये फर्क है। और अच्छा, उसके साथ साथ फिर हमारी जो गुर्बत है वो अनएड्रेस्ड रही। मेल न्यूट्रिशन जो थी उसकी वजह से और प्रोडक्टिविटी जो है कम होती रही। ये जो क्राइसिस है ना हमारे कांस्टेंट पिछले 50 60 70 साल से, डेट का क्राइसिस, आप ये एनर्जी का जो है एकदम से हमने इतना एक्सपेंड कर दिया, वो सर्कुलर डेट, और वो अच्छा फिर उसके साथ खुदादाद डिजास्टर्स बहुत ज्यादा। आप ये देखें, नेचुरल डिजास्टर्स, अभी फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, और फिर उसके साथ हमने अपने ऊपर वॉर ऑन टेरर और इस तरह की, और सो दैट आवर एंटायर सोसाइटी बिकेम इम्पैक्टेड विद दीज डिफरेंट शॉक्स। और उसके साथ साथ फॉर डेकेड्स देयर हैज बीन रैम्पेंट करप्शन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टोटली जो है वो डिके कर चुका है, डिलीवरी मैकेनिज्म्स, देयर इज रैपिड डिटीरियोरेशन इन एथिकल नॉर्म्स, जो राइट और रॉन्ग का जो तफरीक है वो खत्म हो गई है। एलीट कैप्चर जिसके बारे में आप बहुत बात करते रहते हैं वो बहुत ज्यादा, और लैक ऑफ जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, सोशल जस्टिस की कॉन्सेप्ट ही जो है वो नहीं रहा। एनालिसिस जो है और डिसेमिनेशन और वो बिल्कुल ही खत्म हो गया पाकिस्तान में। जो कैपेसिटी थी, डेटा जिसके ऊपर एनालिसिस होता है उसकी क्वालिटी को डिलिबरेटली डाइल्यूट करके, डिस्टॉर्ट करके, खराब करके वो ऐसा कर दिया कि अपने पॉलिटिकल अजाइम दिखाने के लिए कोई भी नंबर दिखाया जा सकता है। बार बार दुनिया ने हमें पकड़ा, आईएमएफ ने कई दफा, हमने फाइन्स दिए आईएमएफ को, 90s से चला आ रहा है ये सिलसिला, लेकिन हम नहीं सीखते। और चलो दुनिया के साथ तो करते हैं, हम अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। और इस झूठ की कीमत जो है वो, ये जो इस वक्त आप इन्फ्लेशन और बाकी चीजें देख रहे हैं, इससे ज्यादा है। जिस तरह मैं अर्ज कर रहा हूं, वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। और क्योंकि हमारी अपनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हमको डोनर्स पे रिलाई करना पड़ता है। ये जो हम कहते हैं ना, आईएमएफ ने ये कह दिया वो कह दिया, इसलिए कि हमारे पास अपनी कैपेसिटी टू सिट अक्रॉस द टेबल विद देम वो बिल्कुल डिमिनिश हो गई है। वो आके आपको आप ही के नंबर से दिखा देते हैं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करना है, और आप जो है वो धमकी वमकी ट्राई करते हैं, जब नहीं होती तो उनकी बात पूरी मान लेते हैं। ये एक प्रोसेस चला आ रहा है काफी अरसे से, और इसके बारे में आम जो डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए। और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि हमें अपने आप में ये सोच के कि हम इन चीजों को किस तरह एड्रेस करें। इसके साथ एक और चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूं वो ये कि ये जो एनालिसिस और गवर्नेंस और ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिस्पैरिटीज को तो इम्पैक्ट करते ही हैं, इंटरपर्सनल, इंटरसेक्ट, रेशियल वगैरह वगैरह, जेंडर। इस वक्त जो फेडरेशन के ऊपर प्रोविंसेस और फेडरेशंस का डिस्कनेक्ट आ रहा है, दैट इज फ्राइटनिंग। इट इज फ्राइटनिंग एंड पीपल कैन सी सम ऑफ द मैनिफेस्टेशन, लेकिन उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, और वो सारी इन चीजों से ही चल रहा है। और ऑन दी अदर हैंड जो एक आम हमारा बिहेवियर होता है हैदर मेहदी साहब, वो एक फॉल्स ब्रवाडो का, कि जिसने बढ़त ज्यादा लगाई हो, हम ठीक कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, उसमें सिर्फ नारेबाजी है और एक एरोगेंस है which is not backed by any humility या analysis या sense of purpose। और सेंस ऑफ पर्पस क्या है
कि जो आम अवाम है पाकिस्तान के, उनकी हालत बेहतर हो जाए। जब मैं ये बात करता हूं तो कई लोग कहते हो तुम कैसी बात कर रहे हो, हमारे तो रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं। आपके कनाडा की एक वो है टिम हॉर्टन, वो खुला पाकिस्तान में, तो उन्होंने डिक्लेयर किया अभी रिसेंटली कि जी हम जब से हमारी इंसेप्शन हुई है, दिस हैज बीन द हाईएस्ट फर्स्ट डे रिसीट्स इन आवर हिस्ट्री। ठीक है, ये उस वक्त हुआ है जबकि आम आदमी 30 रुपए की रोटी और 20 रुपए की रोटी और 6 लोगों का अगर उसका खानदान है, आप खुद अंदाजा लगा लें कि 25 या 30 हजार रुपए में वो किस तरह पाल रहे हैं अपने बच्चों को। तो ये तो डिस्कनेक्ट जो है ये बहुत ही खौफनाक है। और इसके बारे में सोचना, इसको डिस्कशन में लाना, उसको बहुत ही हमें जरूरी है। और ये जो पॉलिसीज का नेट इम्पैक्ट क्या है इन बोरोइंग्स का, इन सब्सिडीज का, कि वी आर नॉट कंपेटिटिव और हम सब्सिडाइज करते हैं नॉन कंपेटिटिव एक्टिविटीज को, जिनको के नॉर्मली मर जाना चाहिए ताकि एक्टिविटी जो है वो कॉन्स्टेंटली रीजेनरेट होती रहे, विच इज कंपेटिटिव, विच इज सर्विंग द पीपल। उसके साथ साथ ये जो खौफ और हिरास आ गया है ना, आप कैंपेन करते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और वो देखें जी कॉन्स्टिट्यूशन रद्द होगी। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं, आपके बड़े लोग जब जेल में जाते हैं तो आप एक सनसनी और एक खौफ, दिस इज एन एवरीडे रियलिटी ऑफ लाइफ इन रूरल पाकिस्तान। ये जो थाने का कल्चर है सर, इसका खौफ, ये और ये अनरिस्ट्रेन्ड थाना कचहरी, वो जो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली वो तीन चीजों पे चल रहा है। वो जो भी लीडर बनना चाहता है वो उनको गारंटी करता है कि जी मैं आपको थाने से बचाऊंगा, कोर्ट में आपका काम कराऊंगा, आपको परमिट लेके दूंगा या कोई और कंसेशन लेके नौकरी दूंगा, दिलवाऊंगा। नौकरी, जो कुछ भी, जो कि प्रोडक्टिविटी से या मुल्क से या वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो होने चाहिए एक नेशन बिल्डिंग के, उससे बिल्कुल शोएब कनेक्टेड नहीं। शोएब भाई, ये देखें, मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत जबरदस्त आपने कहा। देखिए, हमें तो पूरा पता है कि माशरा इस हालात में है जिस जो आपने बयान किया। हमारा पॉलिटिकल फुकदान, हमारा सोशल फुकदान, हमारा सिक्योरिटी का, हमारा अखलाकियात का, हमारे अंदर फिरका वारियत आ गई, अब हमारे हाथ में प्रोविंशलिज्म आ गई, और पता नहीं क्या कितने। और इसका सारा जो पुअर गवर्नेंस है, करप्शन है, फौज ने कब्जा किया हुआ है 70-75 साल से पाकिस्तान के ऊपर, इलीट कैप्चर है, फ्यूडल ने कैप्चर किया हुआ, दुकानदार है नवाज शरीफ जैसे आ गए, उन्होंने कैप्चर कर लिया। आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, मुझे एक अभी एक कर्नल साहब ने बताया कि जी एक 14 साल कैद हुई है एक कर्नल साहब को, दो कर्नल साहब को 10-10 साल सॉरी कैद हुई है, 14 साल से रिटायर्ड है। उनके खिलाफ केस लगाया कि जी आपने तस्वीर ली है बार्ब्ड वायर की जो टीटीपी वाले खींच रहे थे, वो आपने सोशल मीडिया पे रिलीज की है। 14 साल कैद, उनको 14 साल कैद कर दी। और उनके खानदान वाले इतने डरे हुए हैं कि वो केस नहीं करना चाहते पुलिस में कि जी हमारे बच्चे फौज में फलाना। ये जो खौफ है ना सोहेल भाई, ये तो हम सब पता है। हम आपसे अब पूछ रहे हैं कि सोहेल भाई अब इसको ठीक कैसे करें। आप मईशत के एक्सपर्ट हैं, आप बताएं ये कैसे, ये जमूत जो है ये टूटेगा, ये हथकड़ियां कैसे तोड़ी जाएंगी, ये एलीट को किस तरह हटाया जाएगा। कोई और तरीका है अलावा गोली से, गोली या बंदूक से? ये जो गोली और बंदूक और ये तो जानलेवा किस्म की चीजें हैं, वो जाने ऑलरेडी जा रही हैं भूख से, अफलास से, बिल्कुल। और ये जो बाकी बीमारियां हैं उनसे। वो स्लो डेथ है, वो कहते हैं क्या, डेथ बाय 1,000 cuts। कट्स। तो ये और ये बहुत रैपिडली अब उस जगह पे आ रहा है जबकि एक दूसरे के जो है खून बहना शुरू हो जाएगा। आप देखें किस तरह से जो लूटिंग और वो हो रही है, वो बेशतर जब वो
अगर कहीं पे वो कवरेज होती है तो वो नौजवान वो कहते हैं जी कि मजबूर थे इसलिए हमने ये किया, डाका मारा या जो कुछ भी। बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स आर डिसेंट, और हमारा रिलीजन भी डिसेंसी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। हम बहुत दूर चले गए और इस अफरा तफरी और नफसा नफसी के आलम में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो या तो आप कंफॉर्म कर लें, या जो है आप बिल्कुल ही जो है वो पिस जाएं। इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आती। तो इसका जो अगर आप एक एनालिसिस करें करंट सिचुएशन का, और क्योंकि नाउमीदी कुफर है और हम जब तक जिंदा हैं हम बट कोशिश सोहेल भाई, आप तो बड़े उम्मीद वाले आदमी हैं। आपने दो इसीलिए तीन बड़ी जबरदस्त चीजें की हैं जो कि जो हमें ये बताती है कि ये पॉसिबल है आजकल के हालात में भी। जो बुनियादी मसला है ना, वो ये है कि हम लोग एज अ नेशन साइलोज में, अब वो जो ओरिजिनल बैगेज तो हमने उठाया हुआ था उसको ठीक करना भी है, लेकिन हम हर चीज को साइलोज में देखते हैं, वो डिसकनेक्टेड है टोटली। तो जो इस साइलो में काम हो रहा है, साइलो एक वो जिस तरह नहीं होता जहां पे के जखीरा जी जी करते हैं, जी सर। उसके उसके अंदर बड़ी बड़ी वो ट्यूब्स लगी होती हैं जिससे वो जी माल अंदर जी आता है बाहर जी जाता जी है। जी। वो एक एक करके हमने अलग की हुई हैं और उनको हम उस साइलोज अप्रोच से देख रहे हैं रादर देन अ सिस्टम वाइड अप्रोच। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि जब भी आपने कोई भी सब्सिडी देने की बात की तो उसका जो डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट है वो बहुत से और तबकों पे तो पड़ेगा ही, वो ओवर टाइम मल्टीप्लाई भी होता जाएगा और उसको आप मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि आप उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर रहे अपने सिस्टम के अंदर। तो हमारे जो बुनियादी कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स हैं वो बिल्कुल मर गए हैं और वो नॉन कम्पिटिटिव हैं और वो हमारी समझ से बिल्कुल जो है उनकी उनकी वो बाहर होती जा रही है। तो बेसिक जो मैसेज है मेरी इस स्टेज पे वो ये है कि आसान नहीं है, लेकिन पहला काम ये कि हर एक को आप ये बता दें कि बहुत सख्ती होगी ये इस जगह से निकलने के लिए। हर एक को जो इस सख्ती का बोझ उठाना पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे जो हैं और आने वाली नस्लें जो हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो एज ह्यूमन बीइंग्स भी, और पता नहीं हमारी एग्जिस्टेंस भी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक तो ये कि बी प्रिपेयर्ड फॉर द लॉन्ग हॉल। दूसरा ये है कि जितने भी प्रोसेसेस इस वक्त चल रहे हैं उसमें आप ये सवाल पहले उठाएं कि जी जो असली मामलात हैं उनके बारे में कहाँ पे बात हो रही है और आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। और जहां पे भी ये मिस गवर्नेंस और ये चीजें आ रही हैं या मार्केट फंक्शन नहीं कर रही है या कोई और सिस्टम, इसकी बहुत बड़ी वजह जो होती है वो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है और डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब आप आप ये कह रहे हैं कि लोगों के पास आम इतला या आम खबर जो होनी चाहिए उनके, मिसाल के तौर पर एक कोई उगाता है कोई चीज, फार्मर है, पुअर गरीब है, उसके पास कीमतों की इंफॉर्मेशन नहीं होती और वो उसका इस्तेसाल होता है। ये तो एक हिस्सा है ना जी। वो उससे फिर जो जो उससे अगला जो स्टेज है और उससे अगला स्टेज, हर स्टेज में ये इंफॉर्मेशन का रोल है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह सरकारी इदारों में भी जो उन्होंने काम करना है या किया है वो कंट्रोल करके डिस्टॉर्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, किसी को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने करना क्या था और किया क्या है। और वो ठीक। जो अखराजात कहाँ पे होने थे वो हुए या नहीं हुए, वो सब के सब इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्शन का जो है हिस्सा है। शिकार हो जाते हैं। और ठीक। उसी से फिर ये बाकी जो है बिहेवियर्स भी आ जाते हैं। क्योंकि हम लोग तो इतने अब पिस गए हैं कि हमको जो कोई कुछ कहता है हम बिल्कुल मान लेते हैं। तो एक जो काम जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त है उसका वो ये है कि तकरीबन
बेशतर जो हमारी पॉपुलेशन है, और अल्लाह मियां ने हमें एक ऐसी इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन दी है जो कि यंग लोग हैं, अगर वो आपस में कनेक्ट हो जाएं, इनके जो नेटिजन्स हैं या सिटीजन से बेहतर, उनको ये अवेयरनेस आ जाए और वो ऐसे तरीके ढूंढने लग जाएं जिससे कि ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्रीज और डिस्टॉर्शन हट सकती है, तो वो बेहतर हो सकता है। और इसके लिए उनको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जो हमारे इस वक्त मसाइल, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो डिके कर गए। तो मैं दो तीन चीजें जो मैं करता हूँ, एक तो ये उम्मीद वाला है, जिसमें मैं यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ, यंग लड़के और लड़कियों, उनको कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ कि वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, आउट ऑफ द सिस्टम जाके एजुकेशन में, एथिक्स में, वैल्यूज में। वो जो तालीमुल इक्तिसादियात है, वो बेसिक इकोनॉमिक्स, जो जिन यूनिवर्सिटीज में नहीं है कैपेसिटी, टीचर्स नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं। और तीसरी चीज जो अभी मैंने पिछले दिनों की, वो ये कि हमने एक ऐप बनाया है जो कि टेलीफोन बेस्ड ऐप है, जिसका नाम है बसीरत, जो कि आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एप्पल और गूगल स्टोर से। गूगल स्टोर बंद कर दिया है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी पेमेंट्स जो लोग उसके थ्रू कर रहे थे वो नहीं आ रही थी, लेकिन एप्पल पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह करेगा गूगल भी खुल जाएगा, वरना हम लोग मुहैया करेंगे किसी और तरह से। उस पे आप टेलीफोन पे किसी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी की, किसी भी मार्केट की कीमत असेस कर सकते हैं, ताकि आप अपने जो प्रोड्यूस है उसको, एक तो हमारे पास होता बहुत थोड़ा है क्योंकि हम अब बहुत छोटे छोटे साइज के फार्मर्स हैं, उसको आप इकट्ठा भी कर सकें, उसको आप मंडी में ले जा सकें, उसको बेच सकें, और उससे आपकी जो रिटर्न्स है, आप ये देखें कि फार्मर को जहां पे 2 रुपए की चीज मिलती, उसको बेचता है, वो इवेंचुअली रिटेल में जाके 80-90 रुपए की बिकती है, वही किलो की। तो इतना जो वो है, वो फार्मर के पास भी जाएगा, जो बीच में ये बच्चे जो इन्वॉल्व होंगे या जो आउट ऑफ द सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम में आ जाएंगे, उनको लाइवलीहुड्स। इसी तरह से प्रोडक्शन में और सर्विसेज में भी यही एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करके यू कैन स्टार्ट ट्रांजैक्टिंग एंड किक स्टार्ट द इकोनॉमी, ताकि जो हमारे पास जो है इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके, जो गरीबों को। शहीद भाई, ये थोड़ा सा इसको जरा मैं समझ लूं कि लोग, कि ये जो लड़के हैं यूनिवर्सिटीज के, जिन लड़का लड़कियां जिनको आप करते हैं, आप कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ 4-5 लोग, जाओ 8-10 अपने जो फार्मर्स हैं उनके पास जाओ, उनके साथ तुम एक कंपनी बना लो या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, उस आदमी की जितनी प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करो, इकट्ठा करके तुम हर जगह देखो कि सबसे बेहतर कीमत तुम्हें कहाँ से मिलती है। उसको अगर स्टोर करना है तो कोई वाटर कूलर या वो क्या जो भी है कोल्ड स्टोरेज है, उसकी कुछ सॉर्टिंग करनी है, मोटा छोटा बड़ा, वो तुम करो। आरती को बीच में से निकालो, मार्केट में जाओ, दबा के अच्छी कीमत पे बेचो, अपने हिस्सा भी रखो, और फार्मर जिसको 2 रुपए मिल रहे थे उसको 20 रुपए मिले, तुम 40 रुपए में बेचो, तुम भी 10-15 रुपए रखो, 5 रुपए इधर उधर करके, के फार्मर की 8-10 गुना ज्यादा उसको पैसे मिले। एक बेसिकली ये आप कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा बुनियादी जो है, एज ए स्टार्ट, मतलब ये तो एक प्रोसेस है ना। जी, जब वो आपको आके कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 रुपए दूंगा या 2 रुपए दूंगा, तो ये आप आरती उसको, कहता है आके। जो भी वो फारिया है या आड़ती है, जो भी, ठीक है। आप उसको दिखा सकते हैं कि देखो, तुम्हारी मंडी में ये कीमत है इस वक्त, और फलानी जगह पे ये कीमत है, हमने तुमको नहीं बेचनी। हम्म। अच्छा, जो तो है ना नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज, उनके साथ पेरिशेबल कमोडिटीज में मसला ये होता है कि मजबूर है। वो मजबूर हो जाते हैं। उसके लिए ये जो आप कह रहे हैं ना, कि अगर वो इकट्ठा कर लें, बांग्लादेश में मैंने 20 साल पहले, उन्होंने हर थाने पे प्लेटफॉर्म्स, जो थाना उनका विलेज का जिस तरह नहीं होता, वहां पे उन्होंने प्लेटफॉर्म्स बना दिए लकड़ी के, लोग अपना प्रोड्यूस वहां पे लेके आ जाते थे, वो जमा हो जाता था वहां से, जिस तरह ये अमेरिका वगैरह में फार्मर्स मार्केट्स नहीं होती, हम्म। उस तरह की बन जाती हैं, और वो बिकता है। आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि बेशतर आपके रूरल हाउस होल्ड्स भी कंज्यूमर्स भी हैं, क्योंकि वो इतना नहीं प्रोड्यूस कर रहे अपनी जमीन से कि वो खा भी सके, उनको भी खरीदने की जरूरत है। तो वो होता ये है कि उनका भाई 2 रुपए की बेच रहा होता है, वो जाके 80 रुपए की खरीद रहे होते हैं। तो जब हम्म। ये प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे,
तो एक एक स्टेबलाइजेशन आ जाएगी और एक जो इंक्रीमेंटल गेन्स जो हैं वो वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सोहेल भाई, इसका इसका कोई पायलट वगैरह आपने चलाया है कहीं किसी जगह पे? पायलट भी है और मैं नोटिस के टाइम बहुत कंस्ट्रेंड है आपका। वी शुड डू अनदर सेशन जहां पे के इनको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया जा आई थिंक ये बहुत जरूरी है, बिकॉज सोहेल भाई ये असल चीज है पूरी आपकी इस जो 40 मिनट की गुफ्तगू का, कि क्या चीज हम इस वक्त कर सकते हैं, बिकॉज जो सोसाइटी के डिस्टॉर्शंस आपने बताई है ना, वो तो बहुत ही बड़ा एक पहाड़ है उसको ठीक करना। लेकिन उसके लिए भी इसी तरह के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कोर्ट सिस्टम है ना वो ओवरलोडेड है। जी जी जी। बट देर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, ठीक क्योंकि ठीक। अगर आप लोग इकट्ठे हो जाएं, ये सब का सब इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है दैट ट्रांसलेट्स वॉइस इनटू पॉलिसी एंड एक्शन वो फ्लॉड हो गया है, डिस्टॉर्टेड हो गया है। तो अगर आप उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लें, वो सिस्टम भी चलता रहे, करेक्ट होता रहे, जिस तरह भी होगा ओवर टाइम, लेकिन ये चीजें तो आप खुद कर सकते हैं। और इस तरह की और बहुत सी इनोवेटिव चीजें हैं। तो अगर आप इस सूरजमुखी के अंदर देखें तो ये बेसिकली जो लोगो है वो ये कह रहा है, इट इज कंबाइनिंग रिजिलियंस, जो हमारी खुदादाद सलाहियत है कि गिर के हम फिर खड़े हो जाते हैं कौम की सूरत में, उसको अगर हम साइंस के साथ कंबाइन कर लें तो हम इंक्लूसिव जो है ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो बहुत जल्दी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट। और पॉवर्टी रिडक्शन बेसिकली इज 3 एलिमेंट्स। आप के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, आप एम्पावर्ड होने चाहिए और आप सिक्योर होने चाहिए। बिल्कुल सही। ये अगर आप एक दूसरे को दे दें तो ये काम जल्दी हो सकता है, वरना ये सफर इन एनी केस ये भी तकलीफ दे होगा। लेकिन जो होने वाला है विदाउट दीज थॉट्स एंड विदाउट दीज आइडियाज इन द प्रोसेस, पॉलिटिकल एंड सोशल, विल बिकम अनबेरेबल। बिल्कुल सही। सोहेल भाई, इस तरह करते हैं, आई थिंक नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना एक्सक्लूसिवली बसीरत पे करते हैं। मुझे पता है इस इंटरव्यू के बाद मेरे पास बड़े कमेंट्स आएंगे, कॉल्स आएंगे कि मुझे हमें मिलाएं, आपसे मिलाएं, हम इसको करना चाहते हैं दही से। तो उसको भी हमें कुछ फॉर्मलाइज करना है कि किस तरीके से अगर कुछ लोग ये ऐसे ये करना चाहते हैं, बिकॉज ये रेवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अगर किसी तरीके से आप फार्मर को मार्केट से मिला दें और उसकी कुव्वत खरीद जो है उसको बहुत बेहतर कर दें, और जी आप कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ ये कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त इसलिए आ गई कि पहले हमारी जो आवाम थी ना वो टोटली डिस्कनेक्टेड थी, इलिटरेट थी। और उस वक्त ये कई 30-40 साल पहले से मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई पढ़े लिखे इंटरलॉक्यूटर्स हों जो कि एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी और साइंस उसको ट्रांसलेट कर दें अपने इलाके में, तो हमारी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ सकती है, जो कि डिक्लाइनिंग है, स्टैग्नेंट तो है, अब तो फोन आ गया ये। तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो ये जो आपका नेट रेवोल्यूशन आ गया ना, ये जो नेटिजन्स हैं ये भी सेमी लिटरेट हैं, दे आर आल्सो इंटरलॉक्यूटर्स एंड जी बिल्कुल। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट शुड गो टू द एंटायर सिस्टम। इट शुड नॉट बी साइलोज अगेन कि जी हम जी सिर्फ बिल्कुल। ज़राअत वाला करेंगे, इसको लिंक कर लें। ये जो मैं लिंक कह रहा कर हूँ, दे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स, जी जी जी। आपकी वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी। अगर आप देख रहे हैं कि तशद्दुद हो रहा है और ये, तो अगर ये वॉइस बहुत ज्यादा हो जाए तो वो होना कम हो जाएगा। और बिल्कुल अगर एक दूसरे को जो है हेट करने के बजाय, नफरत करने के बजाय प्यार और मोहब्बत, वो सब लोग जो हैं वो अपने अपने अच्छाइयों से या उस जगह से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत बुरी हालत में सरवाइव कर रहे हैं, उनकी बेहतरी की जा सकती है। सोहेल भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने बात की है ना, मैस मोबिलाइजेशन और यूजिंग द नेट, और इससे जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड है, और उससे जो ये जिस तरह पुराने जमाने में हारी और लेबर मूवमेंट चलती थी, ये टेक्नोलॉजी का हमें पूरा इस्तेमाल करना है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट पॉइंट? साइंस के साथ, साइंस के साथ, साइंस सिस्टमैटिकली के विद साइंस, इस लोगों को देखते रहिएगा। जी जी साइंस के साथ। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सोहेल जहांगीर मलिक साहब को सुना। इनका जो ये बसीरत का ऐप है, ये रेवोल्यूशनरी ऐप है। ये
वो जो इंफॉर्मेशन जो काबू करते हैं ना लोग अपने पास और उससे फिर इस्तेसाल करते हैं गरीबों का, ये उन्होंने बिल्कुल इसको लेवल कर दिया है। इसका अगला प्रोग्राम हम इनसे सिर्फ बसीरत पे करेंगे, ये हमें ऐप चला के दिखाएँगे कि ये किस तरह होती है और किस तरह आप इसको मोबिलाइज़ कर सकते हैं। इस वक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, मोस्ट एनलाइटनिंग, वी विल मीट अगेन बहुत करीब इंशाल्लाह हफ़्ते 10 दिन में। नाज़रीन अपना ख़्याल रखिए, अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम।